गरिमा सिंह, गरिमा सिंह, तुम्हारे माइक में क्या दिक्कत है? तुम्हारे माइक में क्या प्रॉब्लम है? कई बार हमने देखा तुम्हारा आंसर नहीं आता है। ऐसा तो नहीं क्लास ज्वाइन करके चली जाती है? In last lecture, we discussed about software, web browsers, email, वैष्णव टाइम पे हो, languages, function oriented and object oriented languages, operating system, and last topic was database management system. ओके, इसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस किस तरह से होता है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड फाइनली डेटाबेस. So the main management of the database is known as database management system. In continuation of database management system, there is another important topic known as ER diagram. Entity relationship diagram. E for entity, R for relationship. Entity relationship diagram. प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग ने उसका नोट्स वगैरह अरेंज किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. एकांश, क्विज में नहीं आप थे? क्या हो रहा था? ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लीजिए. इस समय जियो में 30 डेज का ट्रायल चल रहा है ऑफर, तो एटलीस्ट 30 डेज का तो आप ऑफर ट्रायल वाला तो ले लीजिए. है? नोट्स वगैरह हैं आपके पास? है? माइक को अपने मुंह पे के पास रखो, आवाज बहुत धीमी आ रही है. मेरी आवाज आ रही ना क्लियर तुम्हारे पास? अब तुम्हारी आई है. ठीक है, नोट्स बनाते रहते हो जो मैं लिखता हूँ? जैसे अभी हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ स्क्रीन में? अच्छा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम. ठीक है, तो बिफोर describing the entity relationship diagram, first of all, what do you mean by entity? entity होता क्या है?
हर्ष अग्रवाल। नाउन की डेफिनेशन पता है आपको? इंग्लिश में डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात बताइए, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करिए। तो जस्ट लाइक नाउन, एंटिटी इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंटिटी। एंटिटी इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। whatever name, class name, table name, function name, these all are known as entity। इसी के कंटिन्यूअस में एक होता है एट्रीब्यूट। अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो एट्रीब्यूट का, हैव यू हर्ड एट्रीब्यूट बिफोर दिस लेक्चर? कभी आपने एट्रीब्यूट का नाम सुना किसी ने? बताइए। और कोई है? कॉलम और फील्ड वो नोन एज नहीं, मतलब डेफिनेशन। गुड। एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को एंटिटी कहा है, तो एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। ओके। थर्ड है रिलेशनशिप। थर्ड वन इज रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें एंटिटी और रिलेशनशिप है, और एट्रीब्यूट इज द की एलिमेंट विच प्लेज अ वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो रिलेशनशिप, कैन एनीवन टेल मी अबाउट द रिलेशनशिप? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? भाई माइक को अपने मुंह के पास रखिए, आवाज आती नहीं। बिटवीन और एनीवन एल्स? और एनीवन एल्स? रिलेशनशिप इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, रिलेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है? वन टू मैन। हाँ, सम पीपुल थिंग की जगह आप एंटिटी कह सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप इज द मैकेनिज्म और द फैक्टर बाय विच टू और मोर एंटिटीज कैन एसोसिएट इन मीनिंगफुल वे। रिलेशनशिप एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। रिलेशनशिप का एक प्रॉपर नाम होता है, समझ रहे हैं? उसको हम लोग, जो भी दो एंटिटी ज्वाइन करती हैं, रिलेट करती हैं फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस, वो पर्पस शुड बी नॉमिनेटेड, ठीक है? उसको एक नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। तो आदित्य सिंह बहुत दिनों बाद और बहुत देर में आए हो। इट इज एसोसिएशन टू और मोर एंटिटीज मीनिंगफुल वे। अभी डायग्राम जब दिखाएंगे और समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और द पर्सन हु वे आर फेसिंग
नेटवर्किंग प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी आपको नेटवर्क इशू है, तो इसीलिए कह रहा हूं वेन एवर यू गॉट गुड नेटवर्क in your area, please download whatever videos, whatever lecture is uploaded by me in your folder. ये ध्यान रखिए। तो ये इस तरह के इश्यूज वहां पे रेक्टिफाई हो जाएंगे, आप लेक्चर पढ़ भी लेंगे और क्लियर भी हो जाएगा, एज वेल एज नोट्स आल्सो। नेक्स्ट है सिंबल्स। Symbols of ER diagram. Before starting the development of ER diagram, first we examine or studied about the symbol used in ER diagram. इनको ज्योति को मना करिए भाई, बहुत देर से डिले हो गया इनको। तो सिंबल कौन कौन से होते हैं यूज, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल यूज होता है। रेक्टेंगल सिंबल बनाइए, सिंबल का नाम लिखिए रेक्टेंगल और इसका पर्पस लिखिए। ये एंटिटी के लिए यूज होता है। सिंबल इज रेक्टेंगल, सभी लोग रेक्टेंगल बना लीजिए, उसके बाद डैश करके उसका नाम लिख लीजिए। रेक्टेंगल इज द नाम एंड डैश करके पर्पस, पर्पस ऑफ द सिंबल एंटिटी। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे उसमें एंटिटी शो करना होगा, तो एंटिटी विल बी रिटन इन रेक्टेंगल बॉक्स। सेकेंड वन इज ओवल शेप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स सभी लोग ने आपने पढ़ा होगा, सभी लोग ने पढ़ा है ना। सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब आपने पढ़ा है। इलिप्स इज यूज फॉर एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं बता रहा हूं, बिना इसके कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। और इट इज आल्सो एनालिसिस टूल एंड आल्सो यूज्ड इन डिजाइनिंग आल्सो। Very important tool in analysis and also in designing. Whenever you write your report after the development of your project, ये डायग्राम जरूर आप बनाते हैं। ये है, इसके बाद DFD एक डेटा फ्लो डायग्राम है, ये एंटिटीज और रिलेशनशिप इनको एक्सप्लेन करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल या एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई केस लेकर के एक्सप्लेन भी करूंगा, एक स्मॉल और एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के, उसमें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इलिप्स इज यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट। थर्ड वन इज, ये एक लाइन बनी होती है, दिस इज नोन एज लाइन, सिंगल लाइन होती है, और ये होता है रिलेशनशिप के लिए, वो ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग, वो चाहे एंटिटी से एट्रीब्यूट को एंटिटी टू रिलेशनशिप ज्वाइन के लिए लाइन यूज होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सिंबल डायमंड शेप बनता है। डायमंड शेप आप लोग सभी लोग ने फ्लो चार्ट में भी यूज किया होगा। फ्लो चार्ट में सभी लोग ने डायमंड यूज किया है। क्या पर्पस होता था वहां पे? कंडीशन के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, यस और नो करते थे आप, कंडीशन लगाते थे, जो भी है डिसीजन मेकिंग। तो डायमंड शेप इज हियर यूज्ड फॉर रिलेशनशिप। जो डायमंड सिंबल है, दिस इज द डायमंड सिंबल, इज यूज्ड फॉर रिलेशनशिप। These are four important symbols used in ER diagram. Besides these four symbols, there are some also important symbols used in ER diagram. Fifth one is double rectangle. Means rectangle के अंदर rectangle. Rectangle in rectangle, जिसको हम लोग कहते हैं double rectangle. ठीक है, दिस इज नोन फॉर वीक एंटिटी।
weak entity. Weak entity is the entity which is not capable to represent itself in the diagram. वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो वो जब उसकी वैल्यू निकालनी है तो वो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड होती है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज. फर्स्ट वन इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकेंड वन इज वीक एंटिटी. तो जो हमने सिंगल पहले वाले बताया था रेक्टेंगल में एंटिटी को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं. एंटिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल में रहेगी. तो जब डबल रेक्टेंगल हम लोग वीक कहेंगे, तो इसका मतलब उसको स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं, लिख भी दीजिए तब भी गलत नहीं होगा. या सिंपल एंटिटी भी कहेंगे तो इसका मतलब वो अपने आप में केपेबल है टू रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू. लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक डैश करके एट्रीब्यूट होता है, नॉट रेगुलर फॉर्म. इलिप्स सिंबल है डैश करके, डैश्ड इलिप्स, जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट. डिराइव्ड एट्रीब्यूट मीन्स दिस एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा एज, तो एज जो है एट्रीब्यूट, एज आप कॉलम बनाते हैं, कॉलम भी एट्रीब्यूट होते हैं, किसी ने अभी बोला भी था. तो जो आप कॉलम बनाते हैं उसमें एज लिखते हैं, तो एज इज ऑलरेडी या ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ. तो कहीं कहीं तो आप एज डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बट फॉर गुड डेटा इम्प्लीमेंटेशन एंड गुड रिकॉर्ड कीपिंग ऑलवेज देयर विल बी डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ योर एज. क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो आप किसी भी समय प्रीवियस, आफ्टर 10 years 20 years एज कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन अगर एज होगी तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी. समझ रहे हैं? या पहले में भी दिक्कत रहेगी कि पहले कितनी एज थी. तो हमेशा जो है एज आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है. और आल्सो जब कभी रिप्रेजेंट करते हैं किसी एम्प्लॉय की बात से और वहां पे सिर्फ एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप होता है, तो वहां पे भी अगर एज को आपने वैल्यू दे दी, ठीक है, जो उसमें वैल्यू, हमेशा जो कॉलम होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो एंटिटी होती है. तो जो वो उसकी वैल्यू होगी वो वीक एंटिटी होगी. मतलब आपने 11 ईयर लिखा तो 11 ईयर इज वीक एंटिटी, बिकॉज जब आप उसकी जगह डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक है, सपोज करिए लिखा 11/1990, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी. एंटिटी इज द रियल वर्ड ऑब्जेक्ट written in under the attributes. Attribute is the characteristics of entity. ध्यान रखिए, जैसे हमने लिखा नेम, तो नेम आपका एट्रीब्यूट है. ठीक है, कॉलम का नाम है, इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बट जब आपने नेम में लिखा राम, तो राम एंटिटी हो गया, राम किसी पर्सन का नाम हो गया. तो नेम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, बता रहा है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेम जो है किसी न किसी पर्सन का एक नाम होगा जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कॉल ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, कॉल ऑन कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं. तो जो वो वैल्यू है राम, दिस इज एंटिटी, एंड द नेम इज द कॉलम, दिस इज एट्रीब्यूट. तो जैसे मैंने आपको बताया वीक एंटिटी और डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लें. बाकी एट्रीब्यूट एंटिटी आपको सबको पता ही चल गया है. रिलेशनशिप अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक डायग्राम से. इसमें किसी को सिंबल रिप्रेजेंटेशन में, या जो हमने नाम अभी दिए हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट, ज्वाइनिंग लाइन, रिलेशनशिप, वीक और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए. अगर इसमें डाउट होगा तो आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें से, और ये आपको आना ही है. 6 कौन सा है? डैश लिफ्ट, डॉट वाला, डॉट नहीं होता, डैश डैश होता है, मतलब इरेगुलर फॉर्म होता है. ये इसको कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट. डिराइव्ड, DERIVED.
मीन्स ये एट्रीब्यूट से ऑलरेडी एट्रीब्यूट है उससे डिराइव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि एज, तो एज इज डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट एज डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली, तो अगर एज कैलकुलेट करनी यानी आपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर ली तो दिस इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और जहां ये वैल्यू की बात होती है तो यही एकदम रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वैल्यू में, यानी जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वैल्यू लिखी है 11/1/1990, ठीक है, तो ये क्या है वैल्यू, दिस इज एंटिटी। और जब आपने कहा कि आज की डेट में ये 20 ईयर्स हो रहा है या 30 ईयर्स हो रहा है, तो जो 30 है ये वीक एंटिटी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है डेट ऑफ बर्थ पे। इट इज नॉट केपेबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, बट डेट इज द एंटिटी विच इज केपेबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। एनीवन एल्स? किसी को नहीं पूछना, सबको समझ में आया? अब एक डायग्राम हम लोग बना देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एन एम्प्लॉय वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत छोटा सा मैंने एक लिया है एग्जाम्पल। सपोज एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। सो देयर आर टू एंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग प्रॉब्लम, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया कि कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टास्क क्लियरफुली। जब आप इसको क्लियरली और केयरफुली पढ़ लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअल एंटिटी कितनी होंगी। तो इसमें आपको दो एंटिटी दिख रही हैं, एक है एम्प्लॉय, इसको हमने यहां बनाते भी चल रहे हैं, या एम्प्लॉय कर लीजिए, कई सारे एम्प्लॉय हैं, और ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी एंटिटी हो गई ऑर्गेनाइजेशन। So there are two entities, employee and other is organization. Okay, employee and organization each are related for a meaningful purpose. Means you can say that, यहाँ पे हमने बीच में एक सिंबल बनाया है, रिलेशनशिप का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप प्लेस कर सकते हैं, या यू कैन चूज the name of relationship according to your convenience and as per your requirement. तो मैंने अगर एम्प्लॉय की यहाँ पे बात की है कि एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो जैसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है वर्क्स फॉर, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फॉर्स रूल नहीं है, वर्क्स फॉर यानी एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना है कि बात किस रिस्पेक्ट में हो रही है। तो एम्प्लॉय works for an organization. If we talk about in concept or prospect of organization to the employee, तो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एम्प्लॉय वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, रिलेशनशिप का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ब्रदर और सिस्टर, दो लोग हैं, तो अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो कहेंगे ये मेरी सिस्टर है, लेकिन जब वो कहेगी आपकी सिस्टर तो कहेगी ये मेरा ब्रदर है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उस रिलेशनशिप को वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें कोई हार्ड रूल नहीं है। रिलेशनशिप का नाम आपने कन्वीनियंस पे लिख सकते हैं। दूसरा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट,
to analyze or read out carefully of the problem statement, because जब आप एक बार जज कर लेते हैं कि इंटिटी कौन है और रिलेशनशिप कौन है, तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी एम्प्लॉय एक आपकी टेबल हो गई, ऑर्गेनाइजेशन एक टेबल हो गई, और ये रिलेट हो जाएंगी क्योंकि आपके टेबल में 2 और मोर टेबल से डेटा मिलकर के रिप्रेजेंट होता है कंसोल पे इन रिपोर्ट फॉर्म एज पर द नीड और चॉइस ऑफ योर यूजर, योर एंड यूजर। उस समय में ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अगर आपने प्रॉब्लम को सही से नहीं पढ़ा है तो एंटिटीज आपकी मिस हो जाएंगी, एंटिटीज मिस हो जाएंगी, वो रिलेट नहीं हो पाएंगी टेबल में, उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले हमने एंटिटी लिख ली, उनको रिलेट कर लिया। अब आते हैं एट्रीब्यूट पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी। अब यहाँ पे जो एंटिटी है एम्प्लॉय और एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके एट्रीब्यूट लगाने। एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? सबसे पहले एम्प्लॉय की एक आईडी होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसकी एक आईडी होगी। आप भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, जिसको हम लोग रोल नंबर कहते हैं, जो आपका एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मे बी देयर आर मेनी पर्सन विद सेम नेम। आपके क्लास में ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सेम नेम हो, बट रोल नंबर कांट बी सेम, इसीलिए इसको हम प्राइमरी की यूनिक के फॉर्म में लिखते हैं। प्राइमरी की और यूनिक की में भी डिफरेंस होता है, दोनों को एक साथ ना समझिए। प्राइमरी की और यूनिक की का काम एक जैसा होता है, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं किसी भी रिकॉर्ड या डेटा को, बट प्राइमरी की कांट बी नल, यूनिक की यू कैन लीव इट नल, मतलब इसमें फ्यूचर एंट्री आप कर सकते हैं, बट इन प्राइमरी की यू कांट इट लेफ्ट एज नल। और जब तक प्राइमरी की में आप वैल्यू नहीं देंगे, नया रिकॉर्ड, नई रो इंसर्ट नहीं होगी, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, उसको आप खाली छोड़ ही नहीं सकते हैं। यूनिटी को आइडेंटिफाई करता है, साथ ही साथ इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ये नहीं होगा कि आपने कभी इसको बाद में कहा कि नहीं इसको हम बाद में इसमें वैल्यू फिल कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय आईडी, फिर आएगा एम्प्लॉय का नेम। दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ये भी आपकी सुटेबिलिटी पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, डेटा रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन कम्स टू द एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ हमने 4 लिए हैं, ठीक है। एड्रेस की जब बात करते हैं तो एड्रेस की फील्ड फर्दर बाइफरकेट हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन फर्दर प्रोसेस है, जिसमें कि एड्रेस में जो आपका मेन एड्रेस होता है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। नेम की जहां बात होती है, नेम में भी 2 या 3 पार्ट में उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें या तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, या फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। सभी लोग आप इससे अवेयर है, डिपेंड करता है सुटेबिलिटी किस तरह से, रिक्वायरमेंट किस तरह से। तो फिलहाल हमने ये 4 मेन एट्रीब्यूट ले लिए। ऑर्गेनाइजेशन के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की भी एक ब्रांच आईडी, एक आईडी होती है, हमने ब्रांच आईडी लिखी है, ठीक है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज का मतलब हो गया कि जैसे ओरेकल की बात कर रहे हैं तो ओरेकल इंडिया, ओरेकल की ब्रांच जो है वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो जब यहाँ ओरेकल की कोई ब्रांच है तो वो ओरेकल इंडिया है, और ओरेकल इंडिया में भी हम लोग के डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या और भी सिटीज है, उसमें फर्दर इनकी ब्रांच बनी हुई है। तो ओरेकल इंडिया है, लेकिन इंडिया में सपोज करिए गुड़गांव में, सपोज करिए बैंगलोर में, पुणे में है, चेन्नई में है, ये सब इनकी फर्दर ब्रांच आईडी अलग बनी होगी। मतलब इंडिया के अलावा भी फर्दर सब कैटेगरी, जो हमने आपको ट्री रिप्रेजेंटेशन बताया था, उस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले होगा क्या इसमें? ब्रांच आईडी। ओके, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का भी नेम होता है। देन लोकेशन, ठीक है, लोकेशन हो जाएगा। और
टाइप ऑफ वर्क, ये हमने कुछ कॉलम जो हमें समझ में आया एट्रीब्यूट हमने लिख दिए। ये एट्रीब्यूट आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ये होना चाहिए, बट इट मस्ट बी जस्टिफाइबल बाय यू एज ए डेवलपर, एज ए स्टूडेंट। whenever you draw any development और entity relationship diagram, तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं ये हमने इसलिए बनाया है। समझ रहे हैं?